नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण, जिसे आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे पहले जितना भी मैंने क्लास लिया है ना पर्यावरण का ना, तो उसमें आप लोगों का 2024 का, 2022 का, 2021 का आप लोगों का ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो करा दिए हैं। तो नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद ना आज के क्लास में ना 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्यावरण का ना तो उसे करेंगे। ठीक है, और हम लोग ना ऐसे जो पढ़ने का जो हमारा तरीका रहता है ना, इसके वजह से हम ये जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कि किस लेवल से प्रश्न पूछा जाता है, ताकि हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस प्रकार से ना जो प्रश्न पूछने का लेवल है ना वो पता चले। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 121 को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, आप लोगों का जो एक और विषय है ना सीजी टेट के एग्जाम के लिए जो बाल विकास का जो विषय है ना, उसे मैं अपने एक और चैनल धीवर एकेडमी पर चला रहा हूं। तो नहीं देखे होंगे ना तो जाकर के उसको भी देख लीजिए। 12-15 क्लास उसमें से ले लिया है लगभग मैंने, और बहुत सरल तरीके से उसको भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जाकर के उसको भी देख लीजिएगा और चैनल को भी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ही वो चैनल है। ठीक है, ताकि आप लोगों को उसमें जब भी क्लास लाऊं ना तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर नोटिफिकेशन उसका भी मिले। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहला ना प्रश्न क्रमांक 121 को ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी रेशम का कीड़ा या ऑप्शन डी मधुमक्खी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी रेशम का कीड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो रेशम का जो कीड़ा होता है ना वो अपनी मादा की जो पहचान है ना वो कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। मतलब मान करके चलो ना, उसका जो मादा होगा ना वो कई किलोमीटर दूर होगा या दूसरे पेड़ वगैरह पे होगा जो रेशम का कीड़ा होगा ना, तो कई किलोमीटर दूर से सिर्फ गंध को ही पहचान करके ना वो पहचान कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, रेशम का कीड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? ऑप्शन ए गतिविधियों के माध्यम से, ऑप्शन बी कक्षा में अध्यापन से, ऑप्शन सी मानचित्र बनाकर या ऑप्शन डी बातचीत कर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए गतिविधियों के माध्यम से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? तो बच्चों के सीखने का जो रचनावादी तरीका जो है ना, जो क्रिएटिविटी तरीका जो है ना वो गतिविधियों के माध्यम से होगा। कैसे? तो एक जो बच्चा है ना वो क्रिएटिविटी के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, मतलब खेल खेल के माध्यम से ना बहुत जल्दी सीख पाता है किसी भी चीज़ को। और आप लोग देखे होंगे ना कि बच्चे जो हैं वो खेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। इसी वजह से अभी के डेट में ना बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो नाच नाच कर पढ़ाते हैं, खेल खेल करके पढ़ाते हैं, अलग अलग नए मेथड का यूज़ करके पढ़ाते हैं, जिसके वजह से जो बच्चे हैं ना वो रचनावादी तरीके से क्रिएटिविटी माध्यम से सीख पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का ना ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद ना इसका पूरा पीडीएफ जो है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों का ना इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना इसका जो लिंक है टेलीग्राम का ना वो डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 123 को अब ध्यान से पढ़िए। रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। ऑप्शन ए हल्के निलंबन अपद्रव्यों को अवसादी करने, ऑप्शन बी कठोर जल के मृदु जल में परिवर्तन करने, ऑप्शन सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, या ऑप्शन डी पानी को रंग रहित करने। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है हल्के निलंबन अपद्रव्यों को अवसाद करने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। तालाब से जो पानी लाया जाता है ना उसमें ना फिटकरी डालने का जो कारण होता है ना वो हल्के निलंबन अपद्रव्यों के ना अवसाद करने के लिए किया जाता है। अब ये अवसाद क्या होता है ये बता दूं कि जब पानी में ना फिटकरी को डाला जाता है ना तो उसमें ना जो बड़े बड़े कण होते हैं ना वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ना पानी में
नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण ना पानी ऊपर के जो होता है ना वो साफ़ हो जाता है फिटकरी डालने से, ठीक है। जिसके वजह से ना ये हल्के निलंबन और द्रव्यों को अवसाद करने के लिए भी होता है, ठीक है। ये थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा टफेस्ट लग रहा होगा इसको, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रिकेटस या ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बेरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से ना बेरी रोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं ये जो स्कर्वी जो रोग है ना वो विटामिन सी के कमी से होता है। क्या जो स्कर्वी जो रोग है ना वो विटामिन सी के कमी से होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ना ये जो विटामिन B1 है ना उससे क्या खाने से मिलता है ये आप लोगों को बता दूं। तो विटामिन B1 है ना अनाज, फली और मूंगफली, अंडा और सोयाबीन खाने से ना विटामिन B1 प्राप्त होता है। उसके अलावा ना विटामिन सी किससे प्राप्त होता है ये आप लोगों को बता दूं। विटामिन सी जो है ना वो नींबू, टमाटर, आलू और आंवला खाने से ना विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी जो है ना रिकेटस, तो रिकेटस ना किसके कमी से होता है, मतलब कौन से विटामिन की कमी से रिकेटस होता है ना, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसके? तो विटामिन डी की कमी से ना रिकेटस नामक रोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो विटामिन डी है ना वो क्या खाने से मिलता है ये आप लोगों को बता दूं। तो ना विटामिन डी जो है ना वो मछली का तेल, केला, अंडा, सूर्य का प्रकाश, अधिकतर जो है ना वो सूर्य के प्रकाश में बैठने से ना विटामिन डी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा केला खाने से, मछली का तेल मतलब जब मछली को पकाओगे ना तो उसमें से तेल जो निकलता है ना जी है, तो उसको खाओगे तो विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बताओ ना ये जो पेलाग्रा नामक जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो पेलाग्रा है ना वो विटामिन B5 की कमी से होता है। किसका? तो विटामिन B5 की कमी से ना ये जो पेलाग्रा नामक जो रोग है वो होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो विटामिन B5 जो है ना वो क्या खाने से मिलता है ये आप लोगों को बताओ ना। तो उसमें ना मांस, मछली, अंडा, दूध, टमाटर खाने से ना विटामिन B5 प्राप्त होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इन सारी चीज़ों के बारे में जितना बता रहा हूँ वो आप लोगों को याद रखना है जी, पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए अवधारणाएं, ऑप्शन बी कौशल एवं जानकारी, ऑप्शन सी आदत एवं नैतिक मूल्य या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? तो पर्यावरण की अध्ययन के जो अपेक्षाएं होती हैं ना वो अवधारणा को समझाना भी होता है, कौशल एवं जानकारी भी होता है और आदत एवं नैतिक मूल्य भी होता है। आदत नैतिक मूल्य कहने का मतलब है कि पर्यावरण के प्रति ना बच्चों की अच्छी आदत हो और नैतिक मूल्यों का उसका विकास भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए प्रयोगों द्वारा, ऑप्शन बी ज्ञान अवलोकन से, ऑप्शन सी जीवन शैली या ऑप्शन डी प्रकृति के साथ अंतर क्रिया से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जीवन शैली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? तो सामाजिक अध्ययन में ना ज्ञान प्राप्ति का जो स्रोत है ना वो जीवन शैली से होता है जी। एक स्टूडेंट का, एक जो टीचर का उसका जीवन शैली कैसा है उस हिसाब से ना जो बच्चे हैं वो सीखते हैं अपने जीवन शैली के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना कि 90% जो छात्र होते हैं ना वो अपने टीचर से ही ना सबसे ज़्यादा उसके आदतों को, उसके व्यवहार को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सामाजिक अध्ययन में जो टीचर पढ़ाएगा वही ना ज्ञान प्राप्त होगा उसके जीवन शैली से हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को ध्यान से पढ़िए। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए आहार श्रृंखला, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी शिकार की प्रक्रिया या ऑप्शन डी जल चक्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जल चक्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सजीव निर्जीव जो घटक है ना उसके बीच जो अंतःक्रिया का जो उदाहरण है वो जल चक्र हो जाएगा। कैसे? तो जल चक्र क्या होता है जी? सबसे पहला देखोगे ना तो समुंदर का पानी को अवशोषित करके इस प्रकार से आसमान में जाता है, आप लोग को पता होगा। उसके अलावा फिर घटाएं बन करके जो होता है ना, घटा बन के फिर से बारिश होता है और फिर से जा करके गिर जाता है। तो इस प्रकार से जो जल चक्र है वो रिसाइकल चलते रहता है ना, मतलब ऐसे गोल गोल घूमते रहता है ना। ठीक उसी प्रकार से जो सजीव निर्जीव घटक है ना और उनके बीच जो अंतःक्रियाएं हैं, मतलब एक दूसरे का जो उपयोग है ना वो हमेशा इस चक्र की तरह ना हमेशा चलते रहता है, ये भी कहा है। इसी को जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जल चक्र करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोग का समुच्चय है? ऑप्शन ए हैजा डेंगू मलेरिया, ऑप्शन बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, ऑप्शन सी चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार या ऑप्शन डी चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया है आप लोगों का, तब तो ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से, है ना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोग का समुच्चय है? तो ये जो मच्छरों से फैलने वाले जो रोग है ना वो चिकनगुनिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा और मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों जो रोग है ना वो मच्छरों के काटने से ना फैलता है। ठीक है, खासतौर से ना मच्छरों में जो फीमेल एनोफिलिस है, जो मादा मच्छर होते हैं ना उसके काटने से ना चिकनगुनिया डेंगू और मलेरिया होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का अगर सवाल हो या किसी भी प्रकार से आप लोग ना मेरे से सजेशन लेना चाहते हो ना और उसके लिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके ना किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब या किसी भी प्रकार के जो सजेशन है वो लो ना, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पास आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल के ना कमेंट बॉक्स पर जा करके कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उसमें आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल जो नंबर है ना उसे आप लोगों को दे दूंगा और वहाँ से आप लोग डायरेक्टली मेरे को ना कभी भी कॉल कर सकते हो। कॉल करके किसी भी प्रकार की जो सजेशन हो या किसी भी प्रकार के सवाल हो ना तो पूछ सकते हो कभी भी किसी भी टाइम में। ठीक है, और ये जो रिक्वायरमेंट मैं केवल उन्हीं व्यक्ति के लिए रखा हूँ जिनको विशेष सजेशन की आवश्यकता है। ठीक है, लेना चाहो तो बेशक एक बार ज़रूर सोचिएगा आप लोग। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे भी अगर आप लोग कोचिंग करना चाहोगे ना तो वैसे भी 10 से 12 हज़ार तो कोचिंग का ही लेते हैं, तो ये तो आप लोगों का 5% भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। और अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा ना तो क्या होता है कि ना छोटे छोटे सवाल के लिए भी बार बार लोग फ़ोन करते हैं, इसी वजह से ये जो रिक्वायरमेंट मैं रखा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? तो पर्यावरण के जो घटक होंगे, जो पर्यावरण के पार्ट्स होंगे वो सामाजिक एवं आर्थिक हो जाएंगे, प्राकृतिक भी हो जाएगा और सांस्कृतिक हो जाएंगे। आप लोगों को पता होगा ना कि कई पेड़ को हम लोग क्या मानते हैं, सामाजिक रूप से उसे हम अपना इष्ट मानते हैं, है ना। और उसके अलावा प्रकृति तो आएगा ही पर्यावरण के घटक के अंतर्गत, और सांस्कृतिक रूप से ये कि हम लोग ना पर्यावरण में ना जो पेड़ पौधे हैं तो उसे अपना इष्ट मान करके ना उसमें देवता निवास करते हैं, वो मान करके हम उसका पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों के संस्कृति में भी इंक्लूड होते हैं ना जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं के प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसका उपयोग मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन बी पाठों को आनंददायक बनाना, ऑप्शन सी भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी कक्षा की गतिविधि की पूर्ति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये भी जो प्रश्न है ना वो आप लोगों का रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। और आप लोगों के ना ये जो प्रश्न है वो सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या इसका आंसर एक्चुअल में आप ले पाते हो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर मतलब पहली से पाँचवीं का जो कक्षा है ना उसमें पर्यावरण को पढ़ाने का एक शिक्षण मतलब शिक्षक जो गतिविधि होती है ना उस माध्यम से कहानी और कविताओं के माध्यम से ना पर्यावरण को पढ़ाना प्रभावी ढंग से। तो ये किस वजह से किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य ये पूछा है। तो ना पर्यावरण को पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर ना उसका जो उद्देश्य है वो सीखने के लिए अलग अलग वातावरण प्रदान करना। आप लोगों को पता होगा ना कि एक जो बालक है वो कहानियों के माध्यम से और कविता के माध्यम से सबसे जल्दी सीखता है और बच्चे जो है ना वो कहानी और कविता को सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करता है ना। तो इसी वजह से ना कहानी और कविता के माध्यम से जो पर्यावरण है ना उसको पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे बहुत जल्दी से सीख पाए। उसका जो इमेजिनेशन शक्ति है ना उसका जो सोचने की शक्ति है वो काफ़ी बढ़िया बन पाए। इसी वजह से ना पर्यावरण को कहानी और कविता के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 131 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी पोषण तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन का उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी श्याम पट पर पंचतंत्र का आरेख बनाना चाहिए या ऑप्शन डी मानव दांतों की प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पोषण तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में पोषण प्रकरण परिचय अधिक प्रभावी तरीके से मतलब एक जो शिक्षक है ना वो बच्चों को ना पोषण के बारे में समझाना चाहता है कि बच्चों बताओ किस फल में ना क्या क्या पोषण मिलता है ना, ये बच्चों को समझाना चाहता है बता करके। तो एक जो शिक्षक होने के नाते वो क्या करेगा, पोषण तत्वों से भरपूर ना जो भोजन में ना पाया जाता है अलग अलग पोषण ना अलग अलग विटामिन कार्बन ये दुनिया भर का ना जो पोषण पाया जाता है ना उसका उदाहरण देकर कि बच्चों को समझाए तभी अच्छे से समझा पाएगा, ठीक है। कोई भी जो सब्जी वगैरह या फल फ्रूट है उसे ला तो नहीं सकता ना, और लाएगा तो सभी बच्चों को तो नहीं बांट सकता ना, तो केवल वो उदाहरण दे करके समझा सकता है पोषण तत्वों के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए। एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती है। ऑप्शन ए प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आपको बताना है कि कीड़े एवं जो छोटी मछलियां हैं ना वो किस कैटेगरी में आता है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक उपभोक्ता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती है, तो कीड़े एवं जो छोटी मछलियां हैं ना वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ना ये जो खाद्य श्रृंखला है ना उसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला ना उत्पादक आता है क्या, तो सबसे पहला में जो आएगा वो उत्पादक आएगा, और उत्पादक के अंतर्गत ना जो भी पेड़ पौधे जो छोटे छोटे घास फूस है ना जो सूर्य की किरण से अपना भोजन बनाता है वो उत्पादक के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पहला में आ जाएगा। दूसरा में जो होगा वो प्राथमिक उत्पादक आएगा, और प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत वे जीव आएंगे ना जो शाकाहारी होते हैं और जो पेड़ पौधे को खाते हैं ना वो प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्राथमिक उत्पादक जो है ना उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता में वे जीव आएंगे जो छोटे छोटे जीव जंतु को अपना भोजन बनाता है, शिकार बनाता है, जैसे कीड़े मकोड़े, छोटी मछली जो है ना, जैसे छोटी मछली जो
है वो और अपने से छोटी मछली को खा देते हैं ना, वे जीव ना द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ना ये जो छोटी मछली और कीड़े मकोड़े है ना वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में है ना। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ना सर्वाहारी आ जाता है, जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है ना, जैसे इंसान वगैरह जो हो गया ना, वो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला खाद्य श्रृंखला है ना, उसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पूरा आप लोगों को समझाने का वजह ये रहता है कि मैं ये नहीं कहता कि यार मैं जो प्रश्न ये बता रहा हूँ वही चलेगा, लेकिन घुमा करके भी तो आ सकता है। पूछा जा सकता है कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है, खाद्य श्रृंखला में चूहा किसके अंतर्गत आएगा, उसके अलावा गाय किसके अंतर्गत आएगा, तो क्या जवाब दोगे आप लोग हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारे तरीके से ना सारी नॉलेज होने चाहिए, इसलिए मैं ना आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 133 को आप ध्यान से पढ़िए। ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए अनुभव की आवश्यकता ना होना, ऑप्शन बी अवधारणा बनना, ऑप्शन सी अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, या ऑप्शन डी सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुभव की आवश्यकता ना होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बोला है जी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए केवल गलत हो जाएगा। अनुभव की आवश्यकता ना होना वाली वो जो बात है वो निगेटिव है ना जी, हैं। उसके अलावा गलत होगा बोला है, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव आंसर भी न लोगे। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों के तीनों पॉजिटिव है ना, तो ऐसे भी आप लोग आंसर ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए सितंबर 2007, ऑप्शन बी अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी जनवरी 2008, या ऑप्शन डी अक्टूबर 2009। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 2006 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधन किया गया। तो सरकार द्वारा ना बाल श्रम रोकथाम अधिनियम जो है ना वो अक्टूबर में किया गया, अक्टूबर 2006 में, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूँ बाल श्रम रोकथाम के बारे में। ठीक है, तो बाल श्रम का मतलब ये होता है कि 14 वर्ष से जो नीचे बालक है ना, उसको किसी भी प्रकार के जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता, जैसे होटल में कार्य, कारखाना में कार्य, या किसी प्रकार के उद्योग में कार्य में ना नहीं रखा जा सकता है उसको। ठीक है, इसके लिए ना सरकार ने ना एक रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया था। और ये जो अधिनियम है ना सबसे पहले ना 1986 में आया था। कब, तो 1986 में ना सबसे पहला बाल श्रम अधिनियम में ना ये आया था रोकथाम के लिए। ठीक है, और दूसरा में ना आंशिक रूप से ना 2006 में आया, अक्टूबर 2006 में। और पूरी तरह से इसका जो संशोधन है ना वो 2016 में किया गया। कब, तो 2016 में ना पूरी तरह से ना ये जो बाल श्रम है ना उसके रोकथाम के लिए ना ये जो अधिनियम है ना उसका क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। 14 वर्ष से नीचे किसी भी बालक को ना किसी भी प्रकार के फैक्ट्री में चाहे वो होटल में काम नहीं कराया जा सकता, ये कानूनन अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रसायन चक्र नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी कार्बन चक्र, ऑप्शन सी सल्फर चक्र, या ऑप्शन डी फास्फोरस चक्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस चक्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय भू जैव रासायनिक चक्र नहीं है, बोला है ना। तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र में ना गैसीय भू जैव रासायनिक जो चक्र नहीं है वो फास्फोरस चक्र करेक्ट हो जाएगा। और ये जो फास्फोरस जो चक्र है ना वो एक औषधीय चक्र है। क्या है, तो वो एक औषधीय चक्र है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और सल्फर जो चक्र है ना वो पारिस्थितिक तंत्र में ना गैसीय भू रासायनिक चक्र है। ठीक है, और ये जो फास्फोरस चक्र है ना वो औषधीय चक्र है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बाकी तीनों ना भू रसायन चक्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 136 को अब ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, वहाँ आप छात्रों को कौन सी
सी एक्टिविटी क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन ए चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए। ऑप्शन बी चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफी इकट्ठा करने के लिए। या ऑप्शन डी अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों का चित्र बना सके। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चिड़ियाघर में प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप ना एक पर्यावरण के शिक्षक है बोला है और बोला है कि ना साल में एक बार आप जब बच्चों को ना चिड़ियाघर मतलब जो जू लेकर के चले जाते हो ना तो वहाँ आप बच्चों को ना क्या करने की अनुमति नहीं दोगे। तो क्या आप एक शिक्षक होने के नाते चिड़ियाघर में जब जू में जाते हो है ना तो वहाँ कोई वन्य प्राणियों के लिए क्या कोई भोजन लेने रखने के लिए बोलोगे क्या? नहीं ना बोलोगे। और ऊपर से वहाँ जो जू होता है ना वहाँ साफ मना होता है कि किसी भी जो वन्य प्राणी है उसे किसी भी प्रकार से भोजन खिलाना पिलाना कोई भी खाने पीने का देना मना ही होता है ना। तो यही बोलने के लिए तो मना ही ना करोगे जी हाँ। उसके अलावा बोलोगे ना तो जो वन्य प्राणी है उसके चिड़ियाघर में ना बच्चों को क्या भोजन की जानकारी मतलब कौन कौन सी जो जीव है ना वो क्या खाता है ये जानकारी के लिए बोल सकते हो आप एक शिक्षक होने के नाते। उसके अलावा फोटोग्राफी लेने के लिए भी बोल सकते हो बच्चों को। उसके अलावा ड्राइंग बनाने के लिए भी बोल सकते हो बच्चों को ताकि वो देख करके सीख सके है ना। केवल जो मना करोगे वो ऑप्शन नंबर ए ही ना मना करोगे जी। किसी भी प्रकार के वन्य जीव को खाद्य सामग्री देने के लिए मना करोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 137 को ध्यान से पढ़िए। नींद लाने के लिए ली जाने वाली नार्कोटिक औषधि है। ऑप्शन ए हेरोइन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी अफीम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नींद लाने के लिए ली जाने वाली नार्कोटिक्स औषधि है। तो नींद लाने के लिए जो ली जाने वाली औषधि है ना वो हेरोइन भी है, मॉर्फिन भी है और अफीम भी है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे ना नशीले पदार्थ है। ठीक है। इसे आप लोग को अवॉइड करना है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 138 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? ऑप्शन ए सक्रिय भागीदार, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी प्रेरक या ऑप्शन डी मार्गदर्शक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सक्रिय भागीदार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? तो एक जो बच्चा है ना क्लासरूम के ना उसके सीखने की जो प्रक्रिया में जो शिक्षक की जो भूमिका होती है ना वो सक्रिय भागीदारी के रूप में होता है। मतलब जितना ना बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ना सेम उतना ही ना इन्वॉल्वमेंट ना मतलब भागीदारी ना एक शिक्षक का भी होता है। तो 50% जो है ना वो दोनों का भागीदारी होता है। केवल शिक्षक जो है ना वो सहायक केवल नहीं होता और उसके अलावा मार्गदर्शक नहीं होता है। ठीक है। एक जो शिक्षक होता है ना वो बच्चों के लिए सुविधा दाता के रूप में भी होता है और भागीदारी ना जो शिक्षक है उसका बराबर होता है दोनों का, तभी ना बच्चे जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 139 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए आइनोस्फीयर, ऑप्शन बी लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी बायोस्फीयर या ऑप्शन डी मीजोस्फीयर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बायोस्फीयर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो पारिस्थितिक तंत्र ना सबसे जो छोटी इकाई है वो बायोस्फीयर है और बायोस्फीयर को जीवमंडल कहा जाता है। ठीक है। जीवमंडल जो है ना वो पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 140 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? ऑप्शन ए साइकिल चलाना, ऑप्शन बी तैरना, ऑप्शन सी भाषा सीखना या ऑप्शन डी बच्चों का चलना सीखना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? तो सबसे ज़्यादा जो भिन्न जो कौशल है ना वो ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखना हो जाएगा। कैसे? तो साइकिल चलाने से क्या हो रहा है? आपके बॉडी का एक्टिविटी हो रहा है। तैरने से भी क्या हो रहा है? आपके बॉडी का एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है। और बच्चों का चलना सीखने में क्या हो रहा है? उसमें भी ना बच्चों के जो बॉडी है ना उसका एक्टिविटी हो रहा है। लेकिन भाषा सीखने में किस प्रकार की एक्टिविटी हो रहा है आप लोग ये बताओ। भाषा जो सीखना है वो माइंड का सेट है, मतलब आप मस्तिष्क का एक्टिविटी हो रहा है। बाकी सब में आपके जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है उसका एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है। तो इसमें अंतर पूछा है जी, कौशल सर्वथा भिन्न पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही ना हो जाएगा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 141 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस विधि से छात्रों की जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए चित्र बनाकर, ऑप्शन बी तालिकाएं बनाकर, ऑप्शन सी प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ना हो जाएगा। जी हाँ, कि एक जो छात्र है ना उसकी जानकारी पेश करने के लिए क्या करोगे? चित्र बनाकर, मतलब बच्चों को बोलोगे ना कि चित्र बनाओगे तो उसकी जानकारी हम लोग को मिलेगी कि नहीं, वो जो बच्चा है वो क्या सीख पाता है क्या नहीं सीख पाता है। साथ ही उसके जो जानकारी है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, मतलब उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। और तालिका भी बनाकर, प्रक्रियाओं के प्रवाह का रेखा चित्र बनाकर, है ना। तो उपरोक्त सभी माध्यम से जो बच्चों की जो जानकारी है पेश करने के लिए उससे प्रोत्साहित किया जा सकता है ना। जी हाँ, मोटिवेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 142 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? ऑप्शन ए कार्य करने में ज़्यादा जानकारी व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, ऑप्शन बी कार्य करने में खुद की मदद, ऑप्शन सी कार्य सहज हो जाता है, या ऑप्शन डी प्रक्रियाओं का उपयोग बार बार किया जाता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कार्य करने में ज़्यादा जानकारी व्यक्ति से मदद नहीं मिलती करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है बोला है जी, मतलब निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो निगेटिव प्रश्न पूछा है तो निगेटिव आंसर भी ना लोगे। जी हाँ, कार्य करने में ज़्यादा जानकारी व्यक्ति से मदद नहीं मिलती। तो निगेटिव अगर प्रश्न पूछा है तो निगेटिव आंसर ही ना लोगे। मैं अपने प्रत्येक वीडियोज़ में आप लोगों को बताता हूँ ना कि अगर पर्यावरण में, चाहे वो सीडीपी में हो, चाहे वो कोई भी में प्रश्न में हो, ठीक है, कोई भी विषय में हो, अगर प्रश्न निगेटिव पूछा है तो आंसर भी आप लोगों को निगेटिव लेना है, बोला था ना आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 143 को ध्यान से पढ़िए। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए ध्यान से देखना, ऑप्शन बी महसूस करना, ऑप्शन सी याद रख पाना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? तो सभी ना हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहला ध्यान देना, महसूस करना, याद रख पाना, सभी के सभी जो होगा वो सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करने में बच्चों की जो समझ है उसकी जानकारी प्राप्त होगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि इसमें जितना भी उपयुक्त सभी जो आंसर है ना वही इसमें करेक्ट हो रहा है पहले के में, ठीक है। लेकिन अभी के जो आंसर आएगा ना, मतलब अभी जो प्रश्न आएगा उसे आप लोगों को सोच समझ करके आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 144 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, ऑप्शन बी मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन सी मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान कैसे पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण है। मतलब पर्यावरण के प्रति ना जो बढ़ते सरोकार मतलब जो विनाश है ना, मतलब जो उसका ह्रास है ना, उसका क्या कारण है। तो मानवीय गतिविधि एवं खतरे की हद तक नुकसान। तो मानवीय गतिविधियों के माध्यम से ना पर्यावरण में हमेशा खतरा आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसके कारण खतरा और हद तक की बहुत ज़्यादा नुकसान का ना सरोकार हो सकता है और कारण हो सकता है इसका। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 145 को ध्यान से पढ़िए। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन ए केवल प्रयोगों पर आधारित, ऑप्शन बी केवल व्याख्यानों पर आधारित, ऑप्शन सी परीक्षा उन्मुखी या ऑप्शन डी भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण शास्त्रीय पद्धति। शिक्षण शास्त्रीय पद्धति कहने का मतलब यह है कि तरीका जी, पढ़ाने का जो तरीका है वो बोला है। तो भागीदारिता परक होगा ना जी, मतलब जितना जितना इन्वॉल्वमेंट ना जो एक शिक्षक का होगा उतना इन्वॉल्वमेंट बच्चों का भी होगा। मतलब अगर मैं पर्यावरण में कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो ना पर्यावरण में पत्तों के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं बच्चों को ना क्या करूँगा, बच्चों से सबसे पहले पूछूंगा ना जी बच्चे आप बताओ कि कौन कौन सा पेड़ आप देखे हो और उसका जो पेड़ का जो पौधा है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका पत्ता जो है वो हरा होता है, कौन कौन से पत्ते का आकार कैसा होता है, उससे पहले पूछूंगा ना मैं सवाल। उसके बाद फिर मैं बच्चों को बताऊंगा ना। तो 50% जितना एक शिक्षक का जो इन्वॉल्वमेंट है उतना ही बच्चों का होगा। और ऐसा जब शिक्षा शास्त्रीय तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चे जो है वो 100% सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 146 को ध्यान से पढ़िए। नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए नक्शे में नजरिए का असर होता है, ऑप्शन बी नक्शे में संकेत होता है, ऑप्शन सी नक्शे में पैमाना होता है या ऑप्शन डी नक्शे में द्विमीय होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए नक्शे में नजरिए का असर होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए ही ना गलत हो जाएगा। जी हाँ, नक्शे में नजरिए का असर होता है। तो नक्शे में कैसे नजरिए का असर होगा? जी हाँ, जिस प्रकार से आप देखोगे अगर नहीं समझोगे तो कैसे नजरिए का फर्क पड़ेगा। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है ना वो सारा चीज़ नक्शे में होगा। कैसे? नक्शे में संकेत होता है, नक्शे में पैमाना भी होता है और नक्शे में द्विमीय भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 147 को ध्यान से पढ़िए। आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपचार किए जाते हैं। ऑप्शन ए सामूहिक कार्य, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, ऑप्शन सी सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्न में से कौन सा उपचार किए जाते हैं। तो आवासीय पुनर्वास में ना जो उपचार किए जाते हैं वो सामूहिक कार्य किए जाते हैं, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप किया जाते हैं और सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण भी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 148 को ध्यान से पढ़िए। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है, तो खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है ना वो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब ये जो है मनुष्य है ना वो शाकाहारी भी होता है और द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब ये है कि ये जो मनुष्य है वो सर्वाहारी भी होता है, मतलब सभी प्रकार के जो जीव जंतु उसको भी खा लेता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर तृतीयक उपभोक्ता होता ना तो तृतीयक भी ले लेते। ठीक है, लेकिन प्राथमिक एवं द्वितीयक बोला है ना तो प्राथमिक द्वितीयक दोनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्राथमिक में आप लोग को पता होगा ना कि इसमें शाकाहारी केवल आता है और इसमें दोनों आता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आता है ना। तो इसको हम लोग लेंगे करेक्ट आंसर। ठीक है,
ये प्रश्न क्रमांक 149 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? ऑप्शन ए कार्य कारण के माध्यम से संबंध खोजना, ऑप्शन बी तुलना करना, ऑप्शन सी तार्किकता या ऑप्शन डी निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? तो जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है ना और जो विज्ञान है ना उसमें सामाजिक विज्ञान ना निरंतरता एवं बदलाव की जो प्रक्रिया को समझ पाना ना इस बात से अलग है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 14 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे ना उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, चाहे वो उद्योग धंधे हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वो किसी प्रकार का कारखाना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का होटल हो। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये आप लोगों को याद रखना है। और भारतीय संविधान के ना जो अनुच्छेद 24 कितना तो अनुच्छेद 24 में ना बच्चों के लिए साफ साफ ये प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के होटल, उद्योग, कारखाना में ना काम नहीं कराया जा सकता, इसके लिए दंडात्मक कार्यवाही हो सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार से मैं क्लास लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप लोगों तक की पहुँचे। ठीक है, चलिए अपने तैयारी बढ़िया सा करते रहिए और आपका दिन शुभ हो।